यदि कोई भी दिक्कत हो रही हो, डाउट्स वगैरह हो रहे हो, तो प्लीज़ मुझे बताते रहें। और ठीक है, हम लोग आगे चल रहे हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेम इक्वेशंस मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और वो भी हमने नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम सेम इक्वेशंस को हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, सॉल्व करना सीखेंगे। दूसरी बात, इसी मेथड को लोग क्रैमर रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक बार। देखो इसकी थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। क्रैमर रूल इसी को लोग जानते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करो हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल प्रेजेंट है। जैसे कि ये नॉन होमोजेनियस की पहली बात कर रहे हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू में d1। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू में d2। उसके बाद है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू में d3। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो सबसे पहली बात कि देखो ये जो कोफिशिएंट हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो हमारे पास पहले तो चार डिटरमिनेंट आप डिफाइन करो। ठीक है, सबसे पहली बात मैं करता हूँ। देखो डी क्या है मेरे लिए? डी इस कोफिशिएंट इन कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा वो डी है। मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये डिटरमिनेंट हुआ। ठीक है, ये कोफिशिएंट से बना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम तीन डिटरमिनेंट और डिफाइन करते हैं। दैट इज d1। d1 क्या है कि ये हमारा जो a1 a2 a3 वाला कॉलम है, इसको d1 d2 d3 से आप रिप्लेस कर दो। मतलब ये d1 d2 d3, इसके बाद b1 d2 d3 c1 c2 c3, ये हो गया d1। सब ध्यान से सुनना इन सब चीजों को। उसके बाद है d2। d2 क्या है? d2 में बाकी सेम रखो, इस b1 वाले कॉलम को b1 d2 d3 से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा a1 a2 a3। यहाँ पे आ जाएगा d1 d2 d3, और यहाँ पे आ जाएगा c1 c2 c3। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं d3 की। d3 क्या है? इस वाले कॉलम को d1 d2 से रिप्लेस कर दो, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये सॉरी यहाँ पे आ जाएगा d1 d2 और d3। ये हमारे पास हो गया d1 d2 d3। अब यदि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या होता है कि x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू यहाँ से मतलब x जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा d1 अपॉन d। ठीक है, जो y आएगा वो आएगा d2 अपॉन d, और जो z आएगा वो आएगा d3 अपॉन d। ठीक है, इस तरह का हमारे पास इनका सॉल्यूशन निकल करके आएगा। अब दिक्कत ये है कि नाउ थिंग्स डिपेंड अपॉन d1 d2 d3 एंड d। इन्हीं चारों के चारों डिटरमिनेंट्स पे इनके थिंग्स डिपेंड्स करते हैं। तो कुछ केसेस के बेस पे इनको समझ लेते हैं कि कब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मैनी सॉल्यूशंस होगा। ये सब बात हम कर लेते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन रखेगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, तो उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। और यदि नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब हम इनको देखते हैं कैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं
सुनो, अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात हम ये करते हैं, केस नंबर वन की यदि बात करें तो केस नंबर 1 में हम समझते हैं कि यदि कभी ऐसा हो जाए कि d की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यदि d नॉट इज इक्वल टू 0 है तो हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि d डिनोमिनेटर में आ रहा है और d नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब सिंपल बोल दो कि सिस्टम ऑफ लीनियर equations have unique solution and consistent। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो केस नंबर 1 होगा। यदि d नॉट इज इक्वल टू 0 है तो d1 d2 d3 पर कोई कंडीशन नहीं है। अब दूसरी बात, केस नंबर 2, यदि ऐसा हो जाए, सबसे पहली बार d की बात थी, यदि ऐसा हो जाए कि d इज इक्वल टू 0, ठीक है, सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल d नॉट इज इक्वल टू 0, तब तो आप डायरेक्ट बोल दो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट होगा। लेकिन यदि कल को d की वैल्यू 0 आ जाए, देन थिंग्स डिपेंड्स अपॉन d1 d2 d3। इफ यदि d की वैल्यू 0 है, अब इसमें भी फर्स्ट केस यदि ऐसा हो जाए कि d की वैल्यू 0 है, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0, यदि d की वैल्यू 0 है तब हम d1 d2 d3 में जाएंगे, और यदि ये तीनों की तीनों वैल्यूज भी 0 के इक्वल आ जाएं, देन हम बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसको यदि इस तरह से थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो कि dx इज इक्वल टू में d1 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ से ये समझना है कि d की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है और ये भी 0, तो इस साइड 0 हो गया। अब यदि d1 की वैल्यू 0 नहीं होती तो एक्चुअली ये सेटिस्फाई नहीं होता इक्वेशन, और d1 की वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि d की वैल्यू 0, इसकी दोनों इक्वल साइड है। x की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब x के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। सेम केस आप फील कर सकते हो y के साथ, और सेम केस आप फील कर सकते हो z के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बोल देंगे कि इन दिस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव infinitely many solution, ठीक है, और कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा क्योंकि सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इसी में d की वैल्यू 0 है, तो इसी का सेकेंड केस क्या हो जाएगा कि इफ एट लीस्ट वन ऑफ d1 d2 and d3 are not equal to 0, देन होगा क्या, मान लो कि कल को d1 0 के बराबर नहीं था और d 0 है, तो एक साइड तो 0 हो गया और एक साइड 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो हम ये बोल सकते हैं देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन have no solution and inconsistent, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा एक थ्योरी बैकग्राउंड बन जाएगा दिमाग में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये होगी कि यदि इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये पूरा पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यदि ये क्वेश्चन आए तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहली बात हम D1, D2, D3 डिफाइन कर लेते हैं और इस प्रोसीजर से चले जाते हैं, हमें पता लग जाता है कौन सा कब क्या कंडीशन बनने वाला है, ठीक है। दूसरी बात यदि हम आओ इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं ये चीज, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन डिस्प्ले है ऑलरेडी इसको हम सॉल्व कर चुके हैं मैट्रिक्स मेथड से, इसको हम इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या कि देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहली बात यदि डी की बात करें हम लोग, तो डी क्या होने वाला है, डी होने वाला है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 एंड माइनस का 2। उसके बाद यहाँ से D1 निकल करके आएगा, ठीक है। D1 क्या निकल करके आएगा, तो फर्स्ट वाले कॉलम को इससे रिप्लेस कर दो, 5 -4 3 3 -2 -1 3 1 एंड -2। D2 निकल करके आएगा यहाँ से, ठीक है। D2 क्या निकल करके आएगा देख लेते हैं जरा। D2 की वैल्यू हो जाएगी 5 2 1 3, इस वाले में इसको रिप्लेस कर दो, 5 -4 एंड 3, ठीक है। और इधर से आ जाएगा 3 1 एंड -2। और D3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी 2 1 3 3 -2 -1, इधर से हो जाएगी 5 -4 एंड 3, ठीक है। अच्छा, अब आओ इसको देख लेते हैं, निकालते हैं। जैसे इसकी बात करें हम लोग, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, तो एक बार के लिए मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। है ना, तो यहां से मुझे पता लग जाएगा देखो कि इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी ये होगी 2 इंटू में ये 4 मतलब 4 -1, दैट मीन्स 5, उसके बाद -3 यहाँ से आ जाएगा, -2 -3 दैट मीन्स -5, उसके बाद प्लस का 3 यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1 और माइनस प्लस का 6 दैट मीन्स प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से 15, यहाँ से 15, दैट मीन्स ये टोटल निकल के आ जाएगा 40, ठीक है। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो जरा। यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 4 -4, ठीक है। 5 इंटू 4 माइनस 1 दैट मीन्स 5, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 8 -3 के साथ आ जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 3 इंटू में 4 माइनस का प्लस 4 -6 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 25 -15 और प्लस का 30, दैट मीन्स यहाँ से आपके पास होने वाला है 40, ठीक है। इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 40, उसके बाद आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू में यहाँ से 8 -3 दैट मीन्स 5, ठीक है। माइनस टाइम्स ऑफ 5 यहाँ से आ जाएगा -2 एंड 3, तो माइनस का 5 आ गया। इधर से निकालोगे यदि इसके लिए तो ये आ जाएगा 3 -12 दैट मीन्स प्लस का 3 -12 दैट मीन्स 15, ठीक है। और ठीक है, यदि ऐसा हुआ यहाँ से तो आ जाएगा आपके पास 10, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 25 और इधर से आ जाएगा प्लस का 45, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा, इधर से आप इसको यदि ऐड करोगे तो 70 और 80, यहाँ से निकल करके आ गया 80, ठीक है। उसके बाद इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकल करके आएगी यहाँ से आ जाएगी देखो 2 इंटू में
ये हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 मतलब माइनस का 10, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, मतलब -6 -4 -10 हो जाएगा। उसके बाद प्लस के माइनस के साथ 3, इधर से हो जाएगा 3 माइनस, और यहाँ से निकल करके आ जाएगा अपने पास प्लस का 12, तो 12 और प्लस 3 दैट मीन्स 15, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 3 और माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा प्लस का 5, इस केस में आ जाएगा -1 एंड माइनस का ये 6, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो इसको देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस का 20, यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 45 और प्लस का 25, तो इधर से निकल करके आ जाएगा हमारे पास कितना, निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 40, ठीक है। अब हमारे पास देखो सबसे अच्छी बात यह है कि डी की वैल्यू 0 नहीं आई। यदि डी की वैल्यू 0 नहीं आई तो हम यहीं से बोल देंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना कंसिस्टेंट है, और इसकी जो भी सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो यूनिक आने वाले हैं। मतलब मैंने x की वैल्यू को बोला था d1/d, d1 कितना है हमारे पास, d1 है हमारे पास 40, तो 40/40 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1। y की वैल्यू हमारे पास है 80/40 दैट मीन्स हो जाएगा 2। z की वैल्यू हमारे पास है -40/40 दैट मीन्स हो जाएगा -1। शायद यही सॉल्यूशन भी आए थे मैट्रिक्स मेथड से जब हमने सॉल्व किया था। तो देखो सब कुछ इजी है। बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस ये है कि सबसे पहले बार जो क्वेश्चन आए इनके जो कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनेगी उसको हमने डिटरमिनेंट ऑफ डी बोला। उसके बाद फर्स्ट कॉलम को हटा के d1 d2 d3 को रिप्लेस किया, वो कहलाया d1। सेकंड कॉलम को हटा के d1 d2 से रिप्लेस किया, वो कहलाया d2। थर्ड को d1 d2 से हटा इसमें से हटाया थर्ड कॉलम से, और d1 d2 d3 को रिप्लेस किया, ये कहलाया d3, ठीक है। उसके बाद हमने चारों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू आएगी d1/d, y की वैल्यू आएगी d2/d, z की वैल्यू आएगी d3/d3, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। और यदि दूसरा केस बन जाता है, d की वैल्यू 0 आ जाती है, इनकी वैल्यू पे जाती है, यदि इनकी वैल्यू एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ गई, एटलीस्ट एक, तो फिर हम बोल देंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। और यदि सबकी वैल्यू भी 0 आ जाती तो फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता विथ मैनी सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक हो गया क्या हमारे पास, डिटरमिनेंट से हमने यूज कर लिया इसमें, इस केस में, ठीक है। अब देखो इसमें हम समझते हैं सबसे पहले, अब इसकी बात कर लेते हैं कि यदि कल को ऐसा हो जाए कि मान लो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाए तो क्या सिनेरियो बनता है। आओ समझते हैं। यदि देखो कुछ नहीं है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यदि होमोजीनियस हो जाए, ठीक है, हम ऐसा बात कर लेते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यदि ऐसा हो जाए तो क्या सिनेरियो बनता है उसकी हम बात करते हैं। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू में 0। यही तो होमोजीनियस होना था, मतलब जो d1 d2 d3 की वैल्यू है वो क्या होने वाली है 0। a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू में 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखो वही बात हो गई, d तो बन जाएगा क्या, d1 d2 d3, सॉरी ये बन जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3, ठीक है।
उसके बाद D1 D2 D3 इनकी बात करोगे D1, ठीक है। तो देखो अब क्या होने वाला था कि D1 D2 A1 A2 A3 को इससे रिप्लेस करोगे 0 0 से, तो इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, D2 की वैल्यू भी 0 आएगी, D3 की वैल्यू भी 0 आएगी। मतलब इसका ये हुआ कि देखो हमारे पास जो केस बन रहे थे उसमें अब देखो उसमें यही है कि अब इसको कुछ इस तरह से मतलब ऐसा बोल देते हैं हम केस नंबर 1 में हमने क्या बोला कि यदि d की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है, यदि d की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है तब तो हमारे पास वो समझ में आ रहा है कि एक साइड 0 है और एक साइड 0 नहीं है, तो x और x y z की वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 0 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखो हमेशा होना क्या है कि dx इज इक्वल टू में d1, dy इज इक्वल टू में d2 और dz इज इक्वल टू में d3। अब d1 d2 d3 की वैल्यू 0 है इस केस में, मतलब ये कि यदि d की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है तो x y z की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में 0 ही होना पड़ेगा। तो केस नंबर 1 में हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन have only यूनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कौन से होंगे, वो होंगे x y और z इक्वल टू में 0। वो सॉल्यूशन कौन से होंगे, x y z इक्वल टू में 0, ठीक है। और इन्हीं को हम कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। कब कहते हैं, जब x y z की वैल्यू 0 0 हो तो ये जो सॉल्यूशन कहलाता है ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड में देखो अब d1 d2 d3 की वैल्यू 0 है तो नॉट इक्वल टू वाला तो केस ही नहीं बनेगा, तो एक केस तो है ही 0, मतलब d1 d2 d3 तो 0 है ही। अब इसमें हम ये केस बात कर रहे हैं कि यदि d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तब तो ये ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन यदि d की वैल्यू 0 हो जाए, d की वैल्यू भी 0 हो जाए तो क्या बेसिकली फिर यही बात d1 की वैल्यू और dd 0 है और d की वैल्यू भी 0 हो गया, मतलब x और y z की वैल्यू आप कुछ भी लो ये इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है और इसी ही सॉल्यूशंस को कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ये कि मतलब मैं ये कहूँ कि यदि x y z की वैल्यू 0 के अलावा अदर वैल्यूज भी अदर सॉल्यूशन भी पॉसिबल है या आते हैं तो वो कहलाते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यदि कल को हमारे पास ऐसा आ जाए कि भाई सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है और हमको डायरेक्ट बोला जाए कि इसके लिए कंडीशन बताओ या इस तरह का जैसे कुछ चीजें मिसिंग कर देता है इन्हीं में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इन्हीं में से कुछ मिसिंग कर दिया एक एलिमेंट और बोला इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो इनसे बनने वाला डिटरमिनेंट है दैट मींस D इसकी वैल्यू को 0 होना चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन में आ जाता है कि है ना फॉर नॉन ट्रिवियल
सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। d क्या है? d ये है, ठीक है। तो इसमें कुछ कराना नहीं है, बस सेम पैटर्न था। बस इसमें ये ध्यान रखना था कि यदि होमोजीनियस है मतलब d1 d2 d3 और dd ही है, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और होता है, वैसे तो आप ये ही होते हो, बता देता हूँ, ठीक है, कि देखो इसमें क्या है कि ये चीज हम वैसे स्ट्रेट लाइन वगैरह में पढ़ते हैं, बट फिर भी जैसे डिटरमिनेंट का यूज करके, है ना, एप्लीकेशन चल रहा है, तो डिटरमिनेंट का यूज करके मान लो तुम्हारे पास कोई 3 इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल, दैट मींस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो क्या है, यदि कभी ऐसा आ जाए कि ये तीनों के तीनों जो इक्वेशंस हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि मान लो ये ऐसा बोल दे कि कंडीशन फॉर, है ना, यदि ऐसा बोल दे कि इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये तीनों की तीनों लाइनें जो है, क्योंकि प्रूफ डायमेंशन है, लाइन ही है ना, तो ये तीनों की तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास करें, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ठीक है। ऐसा मतलब ये तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करें। तो कुछ नहीं है, इन दोनों लाइन को सॉल्व करो और जो भी सॉल्यूशन है उसको इसमें पुट कर दो, x और y की वैल्यू। तो इनके बीच में जो कंडीशन आएगी वो आ जाएगी, और वो कंडीशन कैसे निकल के आती है? वो डायरेक्ट निकल करके आती है कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इनकी जो वैल्यू, इसकी जो बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ये कितनी होनी चाहिए? 0। यदि ऐसा हो गया तो ये जो है तीनों की तीनों जो लाइनें हैं किसी एक ही पॉइंट से होकर पास करेंगी, ठीक है। तो ये कहलाता है, ये एक पॉइंट था। दूसरी बात ये कि कल को यदि कभी आपको ऐसा दे दिया जाए कि किन्हीं 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन लिखो, तो देखो यार सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या किया है कि, है ना, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, सपोज करो x1 y1, उसके बाद है x2 y2, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो। तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे देखो हमारे पास कभी भी हम जैसे कि ट्रायंगल वाले केस में पढ़े थे, ट्रायंगल वाले केस में शायद मैंने बता चुका है कि ट्रायंगल वाले केस में जब हम पढ़े थे तो ट्रायंगल में क्या पढ़े थे, मान लो कोई 3 पॉइंट होते, यदि x3 y3, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। ये तो ट्रायंगल 3 पॉइंट से बना। अब मान लो तुम्हारे पास 2 पॉइंट दिए हैं, x1 y1 x2 y2, तो इसको आप क्या करने वाले हो, कि ऐसा करो कि जनरली कोई तीसरा पॉइंट मान लो, दैट मींस एक्स वाई, तो तुम्हारे पास ये 3 पॉइंट हो गए, और ये तीनों क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का जो एरिया होने वाला है वो उसको डायरेक्ट आप क्या कर दो, 0 से इक्वेट कर दो। तो वो क्या जाएगा, एक्स वाई y1 x1 y1 1 x2 y2 और 1, यहाँ से ये हो जाएगा इक्वल टू में 0, यहाँ से निकल करके आ जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा एनसीईआरटी पैटर्न भी खत्म हो चुका है और वैसा भी खत्म हो चुका है। 1-2 क्वेश्चन और हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह है, तो वो हम कवर कर लेंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा मान लो कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। कोई डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक, बस लास्ट ही मान लो इसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देखो जैसा जरा ध्यान से कि जैसा कि ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है,
उसमें बोल रहे हैं प्रूव करो कि ये कुछ ऐसा होगा एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो नो डाउट आप लोग सबसे पहले ए निकाले होंगे, फिर ए से ए मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर भी निकाल लिए होंगे और ए क्यूब भी निकाल लिए होंगे ए से अगेन मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्योंकि ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर में ही ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालें, फिर उसको इसकी जगह रख के आप वेरीफाई किए कि ये वेरीफाई हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसको इसी को ही सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या कहता है कि आप कभी भी यदि इस तरह की बात करो a माइनस लैम्डा आई का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू को आप जीरो कर दो और इसमें जो भी लैम्डा की इक्वेशन बनेगी वो उस लैम्डा की जगह यदि आप ये पुट किए होते तो वो इसको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मैं एक बार के लिए एग्जांपल से करके दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे मान लो a माइनस लैम्डा वन, तो a माइनस लैम्डा वन आई क्या होगा, आई इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो देखो जरा ध्यान से, तो यदि a माइनस लैम्डा वन है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ 2 माइनस 1 1, ठीक है, माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये हुआ। उसके माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ऐसा बात कर रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा कुछ हो गया। इन दोनों को देखो, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसकी रिटर्न वैल्यू को जीरो करना है। दैट मीन्स ये होने वाला है 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1, यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, इस तरह का कुछ होने वाला है। इसी इक्वल टू में जीरो कर दें, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू को हम निकाल दें जीरो, ठीक है, ठीक है। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस लैम्डा यहाँ से हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इधर आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास 1, इधर आ जाएगा 1 माइनस में दिस, मतलब 2 प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू में जीरो बनाना है हमें। यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, इसकी बात करें हम यदि, ये हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4 माइनस 1, यहाँ से आने वाला है हमारे पास लैम्डा माइनस 1 और यहाँ से आने वाला है लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू में जीरो, ठीक है। अब हम इधर आगे चलते हैं, ये हो जाएगा देखो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा, उसके बाद होने वाला है ये हो जाएगा प्लस का 3 मतलब 6। आगे चलते हैं यदि, तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का होने वाला है 4 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद होने वाला है माइनस का 3 लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं यदि, ठीक है, माइनस का 3 लैम्डा, इधर से हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 2 इज इक्वल टू में जीरो। तो अब क्या होगा जरा देखते हैं, अब होगा जो, तो इस तरह से बात कर लेते हैं कि 2 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा का क्यूब, जो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा का क्यूब 2 लैम्डा स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 8 लैम्डा और माइनस का 8 लैम्डा और यहाँ से 2 लैम्डा और प्लस का माइनस का 3 लैम्डा, दैट मीन्स माइनस का 1 लैम्डा, तो माइनस ऑफ 9 लैम्डा आ गया। उसके बाद आ जाएगा कितना, प्लस का 6 माइनस का 2 मतलब प्लस का 4 और इस तरह से है, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यदि हम लोग और अच्छे से लिख दें तो ये हो जाएगा लैम्डा का क्यूब माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 9 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये कहती है कि ये देखो ऐसा लिखने से जो आपके पास इक्वेशन निकल करके आई, इस इक्वेशन में
यदि लैम्डा की जगह आप ए को रिप्लेस करोगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब लैम्डा को आप ए से रिप्लेस कर, ए मतलब मैट्रिक्स से रिप्लेस करोगे तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 9 लैम्डा माइनस का 4i लिख दो, क्योंकि अब ये जो है 4 9a है ना, अब ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पे हम i लिख देंगे। ये जो सिनेरियो बनेगा ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये इसको सेटिस्फाई करता है ऑलवेज, और अब यहाँ से चीजें आप सीख सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए ए इनवर्स फाइंड करना होता है, तो वही सेम प्रोसीजर, ए इनवर्स से डिवाइड कर दो। आप तो देख सकते हो ए इनवर्स से कैसे डिवाइड करते हैं। ए इनवर्स से यदि मान लो ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस का 6 से, इधर आ जाएगा 9i और इधर हो जाएगा माइनस का 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है डिवाइडेड बाय 4 ऐसे लिख देना। ए इनवर्स की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9i अपॉन में 0। ये आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे हम लोगों ने इसको हम लोगों ने इसको लगभग कवर कर लिया। ठीक है, तो हो जाएगा ये। ठीक, तो देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक हमारे पास 2-3 टॉपिक हैं बस, जस्ट छोटे छोटे, जो कि अगर सर कभी लिखा मिल जाए तो देखना क्या है कि सम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेस, कुछ स्क्वायर मैट्रिक्सेस के भी स्पेशल टाइप हमें मिल जाएंगे। जैसे कई बार आपको लिखा मिल जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो देखो सिंपल नाम है, बस याद रख लेना कि इसका क्या मतलब है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि अ मैट्रिक्स A is called orthogonal matrix if A into A ट्रांसपोज इक्वल टू में A ट्रांसपोज into A इज इक्वल टू I। मतलब यदि कभी ऐसा हो जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो आपको यदि आई मैट्रिक्स मिल जाए तो हम कहते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, और दूसरी इसमें और क्या है, और क्या देख सकते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि हम इसके डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करें तो हमें एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, यदि a डॉट b की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हो तो आप लोग डायरेक्ट a की डिटरमिनेंट वैल्यू और b की डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं डिटरमिनेंट के केस में। तो अब हम इसमें क्या करें, मान लो सपोज करो यदि हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करें तो a इंटू में a ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करें और यहाँ से i, तो i का तो डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होता है, यहाँ से आ गया 1 और इधर होता है आपके पास, क्योंकि ये तो आ गया डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए और ए ट्रांसपोज दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होती है। ठीक है, कभी भी डिटरमिनेंट वैल्यू में ट्रांसपोज देने से चेंजेस नहीं आते। तो ये हो जाएगा ए की डिटरमिनेंट वैल्यू का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ से आ जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू +1 इज इक्वल टू में 0। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू में 1 एंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू में -1। तो दूसरी बात ये है कि देखो यदि कभी आपको कोई वैल्यू मैट्रिक्स को चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो सबसे पहली बात आप लोग क्या करो कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। यदि हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 या -1 आ गई, तब तो हमें उम्मीद है कि वो ऑर्थोगोनल हो सकता है। ठीक है, यदि तो फिर उसके बाद हम उसका मैट्रिक्स और उसके ऑर्थोगोनल से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि वो ऑर्थोगोनल आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि डिटरमिनेंट वैल्यू ही
1 या -1 नहीं आ रही तो फिर हम उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि ऑर्थोगोनल नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट अभी हम एक का क्वेश्चन इस पे देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं, नाम बस जल्दी से देख लेते हैं। ये हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरा आपको मिल जाएगा ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स की नहीं है, ध्यान रखना। आर स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी ध्यान रखते हो, हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप पढ़ रहे हैं, आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। दूसरा यदि कभी आपको मिल जाए लिखा हुआ, ठीक है, वो क्या है? वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये क्या कहता है? ये भी वही चीज है, आर स्क्वायर मैट्रिक्स। आर स्क्वायर मैट्रिक्स A is called idempotent matrix. Idempotent matrix, ठीक है, if A इंटू में A इंटू में A इज इक्वल टू में A। दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये लिखा हुआ है A स्क्वायर इज इक्वल टू में A। यदि कभी ऐसा आ जाए तो इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, कि कोई मैट्रिक्स का उसी के साथ स्क्वायर करने पर यदि A ही आ जाए तो वो कहलाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल, कोई नई बात नहीं है इसमें। यदि हम लोग बात करें कि इसके डिटरमिनेंट वैल्यू की बात क्या हो जाएगी, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू यदि निकालेंगे हम तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास इधर से डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ये तो आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा इस तरह से, हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा या तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी या फिर डिटरमिनेंट वैल्यू 1 निकल के आएगी। तो वही बात, हमें यदि कोई आइडेम्पोटेंट चेक करना है तो सबसे पहली बात उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करेंगे। यदि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ रही है या फिर 1 आ रही है तो आइडेम्पोटेंट होने के चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं है। यदि आ रहा है तो फिर हम उसको इस A इंटू A करेंगे और A इंटू A करने पर भी A आ जाए तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, अदरवाइज उसको हम डायरेक्टली बोल देंगे वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट आती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपके पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड मैट्रिक्स इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू में I। यदि A स्क्वायर इज इक्वल टू I हो जाए तो ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें भी वही कंडीशन है जिसकी हम डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू में 1, तो डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी ये, और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू में 0। तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ गई ये 1 आ जाएगी, ये 1 या -1। तो इसमें भी वही केस, सबसे पहली बात यदि हमें इनवॉल्यूटरी चेक करना पड़े तो मैट्रिक्स का पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। यदि 1 या -1 आ रहा है तो फिर ठीक है, तो फिर ये इनवॉल्यूटरी होने के चांसेस हैं। देन A स्क्वायर निकालो, यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो हम कह देंगे इनवॉल्यूटरी है, अदरवाइज नहीं है। और यदि इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 या -1 ही नहीं आती तो फिर वहीं पे कैंसिल कर दो, तो इनवॉल्यूटरी होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनवॉल्यूटरी। एक टर्म और यूज किया जाता है, उसको भी देख लो। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है इसको भी देख लें। ये सिंपल कहलाता है आई स्क्वायर मैट्रिक्स। A इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स
निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए की पावर में m, या ऐसा बोल दो कि ए की पावर में k इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स, ए की पावर में k इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको बोल देते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे ध्यान रखना k इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि यहाँ पे ये भी ध्यान रख लेना कि इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर में k माइनस वन नॉट इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब k की पावर में a इज इक्वल टू यदि नल मैट्रिक्स आ जाए तो इसको हम बोल देंगे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। और इस केस में ऐसा हम बात करते हैं, जैसे सिंपल हम बोले कि इन केस ऑफ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो बस ये कुछ नाम है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें चेक करना होता है। और के यहाँ पे कहलाता है ऑर्डर या इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। के को हम कहते हैं, ऐसा बोल सकते हो कि ये ऑर्डर और इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज किया जाता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें हम लोग एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पहले नोट करो। हाँ, देखो तो एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। द वैल्यूज ऑफ द ए बी सी इफ ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इज ऑर्थोगोनल। यदि ऑर्थोगोनल है तो इसमें इसका सिंपल सा मतलब ये है कि A इंटू ए ट्रांसपोज I के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 0 2 B C A B माइनस का C A माइनस ऑफ B एंड उसके बाद लिखा हुआ है C। ये हमारे पास लिखी हुई है मैट्रिक्स, ठीक है। इसका यदि हम लोग ट्रांसपोज की बात करते हैं तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, 0 A उसका 2B B एंड माइनस B एंड उसका C माइनस का C और C स्क्वायर। इसको हमें I से इक्वेट कर लेना है, ठीक है। तो आ जाओ, पहली बार हम क्या करते हैं, देखो ये और ये मिलेंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट में 0 प्लस B मतलब 4B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अगला टर्म बनेगा 2, ठीक है, B स्क्वायर और उसके बाद बनेगा माइनस का C स्क्वायर, ठीक है। अगला जो आएगा वो बनेगा माइनस का 2B स्क्वायर और प्लस का C स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला रो और ये कॉलम, यहाँ से आ जाएगा 2B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर। अगला ये आ जाएगा B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये और ये यहाँ से आने वाला है हमारे पास A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये रो और ये कॉलम, तो यहाँ से आने वाला है माइनस का 2B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर एंड देन उसके बाद आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेट करना है I से, ठीक है, इज इक्वल टू में I। तो I का मतलब ये होगा कि ये इनकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, बाकी टर्म जो है वो 0 से इक्वेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, ये भी सेम ही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। एक यहाँ से निकल करके आ गई हमारे पास कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। दूसरी इक्वेशन ये निकल करके आ गई। तीसरी इक्वेशन हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी, तीसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी 4B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, ठीक है।
उसके बाद देखो अब जरा ध्यान से इन दोनों को देखते हैं, इक्वेशन नंबर दिस और इक्वेशन नंबर दिस। तो यहाँ से हमारे पास 2b² माइनस 2c², इन दोनों की बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है। अच्छा अगर और हाँ, तो यहाँ पे देख लेना a² प्लस b² प्लस c² आएगा, तो ये इक्वेशन सेम है। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन ये कंसीडर कर लेते हैं हम लोग और दूसरी इक्वेशन ये। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 4b² प्लस c² इज इक्वल टू में 1 और 2b² उसके बाद माइनस का c² इज इक्वल टू में 0, दोनों को ऐड करते हैं तो c² से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन 6b² इज इक्वल टू में 1। तो b² की वैल्यू आ गई 1/6, तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, उसके बाद एक तो वैल्यू आ गई b की। अब यहाँ पे आ जाओ जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a² इज इक्वल टू में b² प्लस c², ये वैल्यू यहाँ पे है यदि। ठीक है, तो आते हैं जरा ध्यान से, यहाँ से हम यदि किसी भी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है 2b² इज इक्वल टू में c²। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आ जाएं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि देखो ये तो ऐसे b² प्लस c² जो है a² लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये वैल्यू इक्वल है तो a² प्लस a² इज इक्वल टू में 1, दैट मीन्स a² इज इक्वल टू में 1, a² की वैल्यू 1/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। अब आता है यहाँ पे c की वैल्यू के लिए, तो c की वैल्यू के लिए देखो कुछ नहीं है, c² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b² मीन्स 1/6, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, तो c की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√3 प्लस माइनस इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई। यहाँ पे देख लेना a² प्लस b² प्लस c² होगा, इसको एक बार कैलकुलेशन खुद से चेक कर लेना। तो ऐसा यदि कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ऐसे निलम्पोटेंट मैट्रिक्स में जनरली इंडेक्स फाइंड करने को आ जाता है कि किस इंडेक्स के बाद ये होने वाला है, तो उसमें भी वही मल्टीप्लाई करके चलते जाओ, देखते जाओ कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली ये हुआ कि हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट यहाँ पे फिनिश हो गया ये चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कल से सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यूस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो बने रहिए और पूरा सेशन देखिए, हो जाएगा। ठीक है, खत्म।